Hello everyone. Today we'll study a lesson in English of class 9th from Beehive book. No men are foreign. Beta, its first part we had already covered in our previous video. So today we'll start its remaining part, that is second part of this chapter, No Men Are Foreign, written by James Kirkup. Okay beta? So further any delay, let's get started beta. Let's remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall despise, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. So beta, firstly we'll discuss the difficult word meaning used in this stanza. So here hate means dislike. Hate means dislike. Desposes means to take somebody's property, land also. Then what is the meaning of betray? Betray means to deceive, means धोखा देना. And condemn means criticize, दूसरे की आलोचना करना, उसकी बुराई करना, that is called condemn. Okay beta. Then here arms means weapons. So in these lines the poet says that we should remember that whenever someone tells us to hate a person from another country, to think him as our enemy, and whenever we think someone to be our enemy, then we deprive ourselves. We cheat ourselves, we condemn ourselves. So he says that we should stay away from such negativity. सो इन लाइन्स के थ्रू पोइट क्या कहता है कि हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जब भी हमें कोई ये कहता है कि दूसरी कंट्री का कोई भी व्यक्ति है, उससे हम नफ़रत करें, हम ये सोचें कि वो हमारा एनिमी है, और जब हम किसी के बारे में सोचते हैं कि ये हमारा एनिमी है, तो हम क्या करते हैं कि हम खुद को क्या है, हम डिप्राइव कर देते हैं, हम उससे अलग कर देते हैं. ठीक है. फिर पोइट क्या कहता है कि हमें इस तरह की नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए. हम क्या करेंगे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम उनकी क्या कर रहे हैं, हम उनको क्रिटिसाइज करेंगे. ठीक है. तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे तो हम खुद की नज़रों में गिर जाएंगे. तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच नेगेटिविटी. हमें इस नेगेटिविटी से, ये जो नेगेटिव जो थॉट्स हमारे माइंड के अंदर डाले जाते हैं, उनसे हमें क्या करना चाहिए, उनसे हमें दूर रहना चाहिए. रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. आर्म्स का मतलब मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स. सो हियर पोएट्स वांट्स टू से वी शुड नॉट कंसीडर anyone to be our enemy. Okay. During a war, both the parties must bear the loss, and that is why the poet says that war is not in our favor. So he says that whenever we pick any weapon against someone, we should remember one thing. पोइट क्या कहना चाहता है, पोइट यही कहना चाहता है कि हमें ये कंसीडर नहीं करना चाहिए कि हम एक दूसरे के एनिमी है, वो मेरा एनिमी है, मैं उसका एनिमी हूँ. क्योंकि जब वॉर होता है तो दोनों कंट्रीज़ को सेम जो लॉस होता है वो बेयर करना पड़ता है. और इसीलिए पोइट कहता है कि वॉर कभी भी हमारे फेवर में नहीं होता है. तो जब भी कोई हमें ये कहे कि हमें हमारे जो ब्रदर हैं उनके अगेंस्ट हमें वेपन उठाने के लिए कहे, हमें हथियार उठाने के लिए कहे, तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए. वो बात क्या याद रखनी चाहिए कि वो हमारे ही भाई हैं, वो हमारे ही जैसे हैं,
और ऐसा करके हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। हम ये ज़रूर सोचें कि इससे केवल हमारा ही लॉस नहीं होगा बल्कि उनका भी लॉस होगा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए। It is the human earth that we defile. Our hells of fire, dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign and no countries strange. So, beta, firstly, we will discuss the word meanings, difficult word meanings used in this stanza. So, here defile means to spoil, खराब कर देना, दूषित कर देना। सो हियर आउटरेज मीन्स ग्रेट एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा। एंड इनोसेंस मीन्स प्योरिटी। सो पोइट सेज दैट वी शुड कीप इन माइंड दैट whenever we pick any weapon against any person, we make the earth defile, means we make the earth dirty, because weapons kill people and their bodies which fall on the earth make it dirty. ओके बेटा, कि पोइट क्या कहना चाहता है कि हमें ये बात अपने माइंड में याद रखनी चाहिए, अपने माइंड में ये रखनी चाहिए कि जब भी हम अपने भाई के खिलाफ, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट हम कोई वेपन उठाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हम हमारी जो अर्थ है, जो हमारी मदर अर्थ है, उसको हम डर्टी बना देते हैं। कैसे बनती है? क्योंकि जो वेपन्स होते हैं उनसे क्या होगा, काफ़ी लोग मरेंगे और उनकी जो बॉडीज़ है वो किस पे गिरेगी, वो हमारी मदर अर्थ पर गिरेगी, इस अर्थ पर गिरेगी, और जिससे क्या होगा, जिससे हमारी अर्थ जो है वो क्या हो जाएगी, डर्टी हो जाएगी। क्लियर बेटा? सो व्हेनेवर वार हैपन्स इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ ब्लडशेड, फायर एंड death, and these dead bodies accumulate on the earth and it make it impure. It make it impure, and the fire of war which erupts, the smoke which comes out, the dust which fills the air, it's so dirty that it pollutes and outrages purity of the air. So with all these things, the poet wants to give us a message that we should not indulge in war. Finally, he ends the poem by writing the first line in reverse and saying that, remember, no men are foreign and no country is strange. पोइट कहते हैं कि जब इस तरह से हर जगह डेड बॉडीज़ होती हैं या फिर वॉर हो जाता है तो इससे क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा, हर जगह फायर होगी, लोगों की, बहुत सारे लोगों की डेथ होगी, और ये जो डेड बॉडीज़ जो हैं ये हर जगह हमारी मदर अर्थ पर फैल जाएंगी, जिससे क्या होगा, जिससे हमारी जो मदर अर्थ है वो इम्प्योर हो जाएगी, उसकी जो प्योरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो फायर की जो फायर ऑफ वॉर जो है, जो वहाँ पर जो फैली होगी, जो हम एटम बम्स जो वहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो एयर की जो प्योरिटी है वो हमारी एयर को पॉल्यूट कर देगी, वो डर्टी हो जाएगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से पोइट क्या कहना चाहता है कि पोइट यही हमें याद दिलाना चाहता है कि हम कोई भी, नो मैन आर फॉरेन, हमें ये बात याद रखनी चाहिए, और कोई भी कंट्रीज जो है स्ट्रेंज नहीं है, मीन्स अननोन नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर इक्वल एंड वी ऑल आर लिविंग ऑन द सेम मदर अर्थ. So it's the message of this poem. So better now we'll discuss the literary devices used in this poem. So firstly I want to tell you the rhyme scheme. So the entire poem is written in free words. There is no rhyme scheme in this poem. इस poem के अंदर कोई भी rhyme scheme जो है use नहीं की गई है. सेकेंड जो इसके अंदर लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है बेटा वो है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एलिट्रेशन इज़ द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स. सो हियर आर सम इंस्टेंसेस ऑफ एलिट्रेशन इन दिस poem.
So firstly we'll take the first stanza. So beta here you can see body breaths, body breaths. So here B sound is repeating. So beta in second stanza wars long winter starved. So यहाँ पे जो W साउंड है वो रिपीटेड है. देन अगर हम बात करें मेटाफर की, तो मेटाफर का यूज़ हुआ है सेकंड स्टैंजा में और फर्स्ट स्टैंजा में. सो इन स्टैंजा 1 यूनिफॉर्म्स रेफर्स टू द मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. मीन्स जो यूनिफॉर्म जो ये वर्ड है ये किसके लिए यूज़ किया गया है, ये डिफरेंट कंट्रीज़ की जो आर्म फोर्सेस होती है उनके लिए यूज़ किया गया है. सेकंड स्टैंजा के अंदर जो विंटर, वॉर्स लॉन्ग विंटर, सो यहाँ पे जो वॉर्स टाइम है इट इज़ कंपेयर टू द विंटर सीजन. इसका कंपैरिजन किससे किया है पोइट ने, विंटर सीजन के लिए. क्लियर बेटा. देन यहाँ पे जो इंजैबमेंट का यूज़ हमें देखने को मिलता है. इंजैबमेंट क्या होता है कि रनिंग लाइन्स ऑफ पोइट्री फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन टू इंडिकेट अ स्टॉप. सो हियर इन स्टैंजा 1, सो स्टैंजा 1 के अंदर जो लाइन सेकंड है हमारी, थर्ड है और जो फोर्थ है उसके अंदर इंजैबमेंट का यूज़ देखने को मिलता है. आप देख सकते हो जो इसकी सेकंड लाइन है, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक अवर्स द लैंड ऑफ आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई. सो ये जो तीनों लाइन है ये कंटिन्यू हो रही है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क. सो यहाँ पे पोइट ने इंजैबमेंट का यूज़ किया है. फिर हम बात करें तो स्टैंजा 2 की, तो स्टैंजा 2 की जो लाइन 3 है उसके अंदर भी हमें इंजैबमेंट का यूज़ देखने को मिलता है. यू कैन सी देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रेड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन. सो यहाँ पे पोइट ने कोई भी पंक्चुएशन का यूज़ नहीं किया है. सो यहाँ इंजैबमेंट का यूज़ देखने को मिलता है. फिर अगर हम स्टैंजा 3 की बात करें बेटा, तो स्टैंजा 3 के अंदर भी जो है इंजैबमेंट का यूज़ हमें देखने को मिलता है. इन लाइन 1, लाइन 2, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन का यूज़ पोइट ने नहीं किया है. तो यहाँ भी इंजैबमेंट का यूज़ पोइट ने किया है. उसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ स्टैंजा की. तो फोर्थ स्टैंजा की जो लाइन 1 है, लाइन 1 एंड लाइन 2 वहाँ पे भी इंजैबमेंट का यूज़ पोइट ने किया है. यू कैन सी फर्स्ट लाइन, लेट्स रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स इट्स अवर सेल्व्स. तो ये जो दोनों लाइनें हैं ये कंटिन्यू हो रही हैं. यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन का, कोई भी फुल स्टॉप यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है. तो पोइट ने यहाँ पर भी इंजैबमेंट का यूज़ किया है. नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ स्टैंजा की. तो फिफ्थ स्टैंजा के अंदर जो अपनी हमारी जो लाइन सेकंड है एंड लाइन थर्ड, यहाँ पे पोइट ने इंजैबमेंट का यूज़ किया है. यू कैन सी आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर अवर ऑन. सो यहाँ पे कोई पंक्चुएशन का यूज़ पोइट ने नहीं किया है. तो यहाँ पे पोइट ने इंजैबमेंट का यूज़ किया है. अब बात करते हैं हम नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस की बेटा. तो नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है इसके अंदर है वो है रेपिटेशन. व्हाट इज़ रेपिटेशन? इट इज़ यूज इन द एंटायर पोम. जब कोई भी वर्ड जब बार बार किसी भी पोइट्री के अंदर रिपीट होता है दैट इज़ कॉल्ड रेपिटेशन. सो यहाँ आपने देखा होगा रिमेंबर वर्ड, इट इज़ रिपीटेड 5 टाइम्स. हाउ मैनी टाइम्स? 5 टाइम्स इन द पोम. ओके. सो बेटा ये थे आपके लिटरेरी डिवाइसेस जो इस पोम के अंदर यूज़ किए गए थे. फर्स्ट था हमारा राइम स्कीम. ये राइम स्कीम, इस पोम के अंदर कोई राइम स्कीम नहीं थी. सेकंड इसमें एलिट्रेशन का यूज़ किया था. एलिट्रेशन का यूज़ पोइट ने स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 में किया था. देन मेटाफर का यूज़ पोइट ने किया है. मेटाफर का यूज़ पोइट ने स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 में किया है. देन पोइट ने रेपिटेशन का यूज़ किया है. रेपिटेशन यूज़ हुआ है हमारा स्टैंजा 1 और स्टैंजा 5 के अंदर. देन पोइट ने इंजैबमेंट का यूज़ किया है और वो इंजैबमेंट का यूज़ हमें कहाँ देखने को मिलता है? इन स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, स्टैंजा 3, स्टैंजा 4 एंड स्टैंजा 5. सो बेटा ये थे आपके लिटरेरी डिवाइसेस जो कि इस पोम में यूज़ किए गए थे. आई थिंक दे ऑल आर क्लियर टू यू. अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है यू कैन मैसेज मी or you can send me a message on comment box.
So goodbye and have a nice day and keep learning and keep practicing.